आज के वीडियो की शुरुआत इस 43 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। क्या लिखा हुआ इसमें? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इस प्रकार के जो सवाल हैं ये बीपीएससी प्रीलिम में पूछे गए हैं। देखिए आप 2 बार बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। पिछले वीडियो में मैंने इस पीडीएफ से कई सारे सवाल करवाए थे। इंडियन ज्योग्राफी अभी हम लोग कर रहे हैं और मैंने आपको उत्तरी अमेरिका करवा दिया था, दक्षिणी अमेरिका भी मुझे करवाना है और अफ्रीका भी करवाना है। लेकिन मैंने आपको आज सुबह में जो पेपर दिया था, जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी में, या इससे पहले डीएसओ का मैंने करवाया था, एईओ का करवाया है, तो आपको ट्रेंड एनालिसिस सुबह सुबह मैंने बताया था और 100 करीब में सवाल भी उसमें हल करवाए हैं मैंने जीएस के। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपना जो 1 महीना में बचा हुआ समय है, जितना ज़्यादा दे सकते हैं रिवीजन पर में दीजिएगा, अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा एग्ज़ामिनेशन में। 71 बीपीएससी के पश्चात से सीटें कम हो जाएंगी, 72 में 73 में सीटें बिल्कुल कम हो जाएंगी। इसकी आधी सीटें आएंगी जैसे पहले आते थे, इसलिए इस बार निकल जाइए, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। 100 एसडीएम की सीटें हैं और क्या ही चाहिए आपको। और कोशिश कीजिएगा कोई भी गलती ना रहे, कोई अपनी तरफ से चूक ना हो। बाकी एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट में बहुत सारे फैक्टर्स योगदान देते हैं। पहला सवाल देखिए आज का क्या है, तीस्ता नदी के बारे में है। नहीं, ये हमने कर लिया था, तीस्ता नदी 20 तक कर लिया था हमने, आज हमें 21 से करना था। निम्न से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ओके, ये जो जोंक नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी कहाँ पर है भाई? तो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हुए हैं, आपको देखना है कि क्या सही व्याख्या भी करता है या नहीं। आज के पेपर में मैंने आपको ये सवाल दिखाया था। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? नदी अपहरण। अपहरण मतलब कि ये गलत शब्द का यूज किया गया है। वैसे नदी जो है वो अपना धारा बदलती रहती है और पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण से, भीषण भूकंप के कारण से 18वीं सदी के अंत में तीस्ता नदी डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र मिलने लग गई, गंगा नदी में अब वो नहीं मिलती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है और व्याख्या भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा सांभर लेक, राजस्थान में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? 24 का आंसर बी हो जाएगा। लैगून झील, जैसे ये भारत का तट है तो समुद्र के कुछ पानी भारत के तटीय इलाकों में यहाँ प्रवेश कर जाता है और वो झील नुमा आकार बना लेता है, तो चिल्का झील यही है। ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील में से एक मानी जाती है। गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी, अब इनके सहायक नदियों के नाम पूछा गया है। आज जो मैंने पेपर डिस्कस किया मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का बीपीएससी प्रीलिम का, इसमें आपको दिखा होगा इस पर आधारित सवाल, डीएसओ में भी दिखा होगा और मैं आज ही कह रहा हूँ 71 बीपीएससी में भी आपको ये दिखेगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा इस प्रकार का बनाया है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा हो जाएगा और महानदी की सहायक नदी जो है शिवनाथ हो जाएगा। अब तो जोंक नदी के बारे में पता चला आपको। दामोदर की सहायक नदी बराकर हो जाएगा और कावेरी की सहायक नदी भवानी हो जाएगा। तो डी का 1 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय के पार क्षेत्रों से आती है ये, इसके बारे में पूछा जा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी है जो हिमालय के पीछे के हिस्से से आती है, मानसरोवर के पास से निकल करके आती है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। साला झील, बरखल झील, लोकटक झील और कालीवेली झील। तो लोकटक के बारे में तो पता होगा कि ये मणिपुर में है और यहाँ पर फुमडियाँ पाई जाती हैं। फुमड़ी जिसको कहते हैं, होता क्या है, मिट्टी का बहुत बड़ा आकार का
एक स्ट्रक्चर होता है जो पानी के ऊपर में तैरता रहता है। तो यहाँ पर तैरता हुआ भारत का नेशनल पार्क भी है केबुल लामझाओ, ठीक है। और यहाँ पर है क्या कि एक डियर पाई जाती है, एक हिरन पाई जाती है जो इन फुमडियों में उछल उछल के चलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो डांस कर रही है, तो इसलिए उसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है। और इन फुमडियों पर लोगों के घर बने होते हैं, तो वो सुबह में सोते हैं झील के दक्षिण दिशा में और नींद खुलती है झील के पूर्व दिशा में उनका, क्योंकि उनका घर भी उसी फुमडी के साथ पानी पर तैरता रहता है। तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। बाकी झील कहाँ कहाँ पर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। साला झील अरुणाचल में है, बरखल झील हरियाणा में और काली वैली झील तमिलनाडु में स्थित है। इसको जरूर ही याद रखिएगा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। यूपीपीएससी 2020 का सवाल है ये, और एनसीईआरटी में ये आपको ऐसी सीक्वेंस में लगा करके बताया गया है इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात पश्चिम से पूर्व बोला जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, तो चंबल नदी आ जाएगा, देन सिंध, देन बेतवा और सबसे इधर केन नदी आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी है। दामोदर नदी में बाढ़ के कारण से बंगाल का शोक इसको कहा जाता था। फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो दामोदर घाटी के नियमन के लिए, बाढ़ों को रोकने के लिए कई सारे बांध के प्रोजेक्ट बनाए गए, और अब ये भारत में बांध प्रबंधन का सबसे सफलतम उदाहरण इसको माना जाता है। तो इसका आंसर दामोदर हो जाएगा। 29 का आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्न से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? जब ये नदी चलनी शुरू होती है तो मीठा जल है, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते जल खारा हो जाता है। तो अद्भुत सा परिघटना किसके बारे में होता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, लूनी नदी है, लूनी नदी। इसी में जब ये चलना शुरू होती है तो मीठे पानी रहते हैं, लेकिन बाद में जा कर के इसमें खारे पानी का समावेश हो जाता है, क्योंकि ये रन ऑफ कच्छ के जो नमक के मैदान हैं उसमें विलीन हो जाता है। निकलती तो ये आरावली श्रेणी से, अजमेर जो है, अजमेर उसी के समीप से निकलती है, अजमेर राजस्थान में, और राजस्थान गुजरात में बहते हुए बाद में जाकर के कच्छ के रन में यह विलीन हो जाती है। तो ये किसी समुद्र में अपना मुहाना नहीं बनाती है, बल्कि इनलैंड ही इसका मुहाना है। कच्छ के रन में यह विलीन हो जाती, वहाँ पर इसका पानी नमकीन हो जाता है। मोरीबंद डेल्टा निम्न से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बंगाल का डेल्टा। अगला है, निम्न से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो 32 का आंसर कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नदियों से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती और तापी नदी जो है ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है। बाकी सभी नदियां जो हैं वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां हैं। ये जो कुचिकल जलप्रपात है ये जलप्रपात वाराही नदी पर बनती है, ये भी याद रखिएगा, मैं ऊपर बताना भूल गया था, वाराही नदी पर बनती है, ये भी याद रखिएगा। सुवर्ण रेखा निम्न से किस गाँव के पास से निकलती है, सुवर्ण रेखा नदी, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा डी, नगरी। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो 35 का आंसर हो जाएगा नारायणी। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, काबुल नदी से जुड़ जाती है। पट्टी सीमा परियोजना निम्न से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से यह परियोजना जुड़ी हुई है, जिसका नाम है पट्टी सीमा परियोजना। सारे बीपीएससी के सवाल ये दिख रहे होंगे आपको। अगला सवाल है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीप नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो ये तो सही होना चाहिए भाई, सही पूछा गया है। उसके पश्चात से अगला है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खरा है, ये भी सही है। पहाड़ से आ रही हैं तो बहुत खरा ढाल होगा, इनका स्लोप बहुत ज़्यादा होगा। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, बिल्कुल भी नहीं। ये नदी तो अपने सही उम्र में है, जबकि हिमालयी नदियां तो युवा अवस्था में है, तो क्षरण तो ये ज़्यादा करती हैं। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, सही उत्तर इसका 1 और 2 हो जाएगा। 38 का आंसर 1 और 2 हो जाएगा।
निम्न से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो 39 का आंसर हो जाएगा क्या? ई हो जाएगा, क्योंकि वूलर भी मीठे पानी की झील है, लोकटक भी मीठे पानी की झील है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ई, अर्थात लाहौल और स्पीति इन क्षेत्रों में बहती हैं, इसका आंसर ई हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह हैं ये सब हिमाचल प्रदेश में। अगले सवाल पर चलते, कश्मीर में पहलगांव किस नदी किनारे बसा हुआ है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? पहलगांव के बारे में पूछा जा रहा है, तो लिद्दर नदी या लिज्झर भी इसको कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी चर्चा में था पहलगांव के बारे में मैंने बहुत डिटेल बताया था। यहाँ पर कई सारी घाटियाँ हैं, बेसरन घाटी है, बेताब घाटी है। बेताब घाटी का नाम बेताब पड़ा था क्योंकि सनी देओल की मूवी की शूटिंग हुई थी वहाँ पर, बेताब मूवी जो है। तो इस सब घाटियों को नाम याद रखिएगा, लिज्जर नदी को भी याद रखिएगा। और यहाँ से कई सारी यात्राएं प्रारंभ होती है, जैसे अमरनाथ की जो यात्रा है वो भी यहीं से पहलगांव के समीप से ही प्रारंभ होती है। निम्न से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अभी अभी यही सवाल से शुरू किया था हमने, बी उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। तेल नदी से शुरू किया था। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ये भी सहायक नदी जो है तेल, ये भी महानदी की ही सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान करें। नदियाँ और उद्गम क्षेत्र उनका पूछा जा रहा है। कौन सी नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है? तो कावेरी का उद्गम कहाँ से? ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी, तो कर्नाटक के समीप। साबरमती कहाँ से निकलती है? तो ये मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है? तो दामोदर तो आपका छोटा नागपुर के पठार के भाग से निकलती है। और ताप्ती सतपुरा के श्रेणी से निकलती है। तो 44 का आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसमें से 44 का आंसर सी होना चाहिए, सी हो जाएगा। इनसे कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये पूछा जा रहा है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा इनमें से सबसे लंबी नदी है। नर्मदा अमरकंटक के पास से निकलती है। नासिक जिले में तिरंबक पहाड़ी से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी, वैतरण। पूर्णा नदी निम्न से किसकी सहायक नदी है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, ताप्ती की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ और नदियों का आपको मैच करना है। बेतवा, छिपरा, वेनगंगा और तवा, फिर चंबल है, यमुना है, नर्मदा और गोदावरी से मैच करना है आप। इसका क्या हो जाएगा भाई? बेतवा का यमुना हो जाएगा, छिपरा चंबल हो जाएगा, वेनगंगा गोदावरी हो जाएगा, तवा नर्मदा हो जाएगा। तो 2, 1, 4 और 3, इसका 2, 1, 4 ही तो है, 2, 1, 4 और 3, हाँ 2, 1, 4, 3 होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3 इसका आंसर होना चाहिए। बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? 49 का आंसर हो जाएगा सी, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो 50 का आंसर हो जाएगा चंबल। निम्न से कौन सा जल पर्याप्त प्रपात नर्मदा नदी में नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, भालकुंड जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है, बल्कि बीना नदी पर है। बीना नदी पर है, एमपी में है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है बंधुओं, वो भी याद रखिए, क्या पता उसी नाम से पूछ ले। राहतगढ़ जलप्रपात भी इसको कहा जाता है, बीना नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। अगला जो है वो जलवायु से जुड़ा हुआ सवाल होगा, जलवायु से जुड़ा हुआ होगा, नदियों पर आधारित मैंने आपको करवाए। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है, अर्थात बर्फ यहाँ पर गिरती हो, बर्फ भी गिरती हो, और बर्फ जब जाती हो तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत हरे घास आते हों, यहाँ पर पशुचारण भी होना चाहिए। तो कहाँ पर हो जाएगा भाई ये? यहाँ पर बारिश भी होती हो, बर्फ़ भी होता हो, और अलग अलग सीजन में हर चीज़ यहाँ पर पहुँचता हो। तो ये नामदफा है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार और चीन के बॉर्डर के समीप में यह स्थित है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है क्या? उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पश्चिम में कम वर्षा होती, पूर्व में ज़्यादा होती। दक्षिण में मानसून ज़्यादा दिनों तक रहता है, उत्तर में कम दिनों तक रहता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानसून जहाँ पर जितनी देरी से पहुँचती है वहाँ से उतनी ही जल्दी लौट जाती है।
तो सबसे अंत में मानसून देश के पश्चिमतम भागों में पहुंचती है, यहाँ से लौटनी शुरू करती है, फिर उत्तर भारत के मैदानों से लौट जाती है, दक्षिण भारत के मैदानों से सबसे अंत में लौटती है और पूरे भारत के मैदान से अक्टूबर माह तक मानसून का अंत हो जाता है। सितंबर के पश्चात से लौटना शुरू कर देती है और अक्टूबर तक पूरे उत्तर भारत के मैदान से मानसून का अंत हो जाता है। बादल आपको नहीं दिखते, इसलिए अक्टूबर में एक गर्मी पड़ती जिसको क्वार की गर्मी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बादल रहित आकाश होते हैं तो सूर्य बहुत तेज चमकती है दिन में, लेकिन रात को चूंकि बादल नहीं है तो इसलिए तापमान रात को कम भी हो जाता है, तो सूर्यास्त के पश्चात मौसम सुहावना हो जाता है अक्टूबर महीने में। ये उसी प्रकार से प्रतीत होता है जिस प्रकार से बसंत के ऋतु में आपको लगता है दिन में गर्मी और रात को हल्की सी ठंडक का एहसास होता है, तो यही वो मौसम होता है जिसमें शीत और ओस गिरने की शुरुआत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सी तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तो यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सॉरी केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। प्लैंकटन की मात्रा बढ़ नहीं जाती है बल्कि घट जाती है क्योंकि समुद्र के तापमान बढ़ने से प्लैंकटन की मात्रा कम हो जाती है, उनको विशिष्ट तापमान ही सहन कर सकते हैं वो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका केवल 1 सही हो जाएगा। सही पूछा गया है, केवल 1 सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला फिर से है कथन कारण वाला। अभिकथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैप बनाई और तमिलनाडु के तट जो है, जब पूरे भारत में मानसून रहता है तो मानसूनी हवाओं के समानांतर पर जाता है, इसलिए यहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं जाती हैं, बल्कि लौटता हुआ मानसून, जब भारत से मानसून लौटना शुरू करता है तब यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा से मानसूनी हवाएं आती हैं जो तमिलनाडु में वर्षा करवाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में जैसे अभी वर्षा नहीं हो रही होगी, वहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है इस समय में। तमिलनाडु तट और वहाँ पर बाढ़ आपने सुना होगा अक्सर नवंबर के समय में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समय में वहाँ पर काफ़ी बाढ़ देखी जाती, खासतौर से अक्टूबर नवंबर के महीने में। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी मैंने आपको सिखाया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, क्योंकि लगाना है कथन के बाद से, क्योंकि फिर कारण को पढ़िए, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून का अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भारत के उत्तर पश्चिम भागों में यहाँ से लेकर के इधर, देखिए मैं आपको एक चीज़ बेसिक सा समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूँगा। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है तो देश के उत्तर पश्चिम भागों में ज़्यादा होगी और यहाँ से बिहार तक जाते जाते वर्षा कम होती जाएगी। इसको कहा था पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में। जैसे दिल्ली में ठंड के मौसम में ज़्यादा वर्षा होगी, बिहार में कम होगी वर्षा। लेकिन मानसून के दौरान अभी के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में ठीक उल्टा होता है। बिहार में ज़्यादा बारिश होगी, बंगाल में उससे भी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में उससे भी ज़्यादा, और यहाँ पर पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इनमें कम वर्षा होगी। ठीक है, जो ठंड में वर्षा होती है वो वर्षा की आर्द्र पवनें भूमध्य सागर से चलते हुए आती हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में वर्षा करवाती हैं वो, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, कौन सा सवाल हम लोग कर रहे थे? ये वाला सवाल, छठा सवाल कर रहे थे कि निम्न से कौन सा एक कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। छठे का आंसर सी हो जाएगा। ये कई बार बीपीएससी में पूछा है, इसको भी याद रखिएगा। भारत से उत्तर पश्चिम मैदान पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अभी मैंने आपको मैप पर समझाया कि ठंड में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाएगी। दिल्ली हरियाणा में ज़्यादा बारिश, जम्मू कश्मीर में बारिश, पश्चिमी यूपी में ज़्यादा बारिश, बिहार तक जाते जाते कम बारिश, पश्चिम बंगाल में सबसे कम बारिश। ठीक है,
और लेकिन मानसून में ठीक विपरीत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश, फिर पश्चिम बंगाल में बारिश उससे कम, असम पश्चिम बंगाल में, फिर अपने बिहार में, फिर अपना यूपी, उसके पश्चात से दिल्ली तक आते आते हरियाणा, इन सब इलाकों में कम वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितना कठिन सवाल हो जाएगा, स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। 8 का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा, BCDA याद रखिएगा इसको। कोपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा CWG। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, मैंगो शावर्स। इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्र वर्षा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों भाई? इसका क्या हो जाएगा कारण? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण से ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। और देखिए यहाँ पर अरावली की श्रेणी का भी एक योगदान माना जाता है। और हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठ पाती हैं, वो डायरेक्ट चलती चलती कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान के क्षेत्रों में चली जाती, कोई रुकावट वहाँ पर नहीं पड़ता है उनके, इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं उठती। और ऊपर नहीं उठती तो ठंडा नहीं होती, संघनन नहीं होता उनका, और संघनन नहीं होता तो बारिश नहीं हो पाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यह समानांतर पड़ता है मानसूनी पवनों के। जलवायु परिस्थितियाँ और कारण दिया हुआ है बंधुओं, इसको मैच करना है आपको। तो देखिए, पहला है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म। तो अक्षांशीय स्थिति कारण, क्योंकि चेन्नई जो है यह विषुवत के अधिक नज़दीक है, भारत के दक्षिणतम इस भाग में स्थित है। बाकी दोनों समुद्र के तट के करीब हैं, दोनों समुद्र के करीब हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी चेन्नई में अधिक गर्मी क्यों पड़ती? क्योंकि उसका अक्षांश बहुत नीचे है, दक्षिण भारत है बिल्कुल ही कहाँ पर? तो विषुवत के काफ़ी करीब है वो। हिमालय में हिमपात, हिमालय में हिमपात का क्या कारण हो जाएगा भाई? तो उच्चता के कारण, तुंगता के कारण, हाई एल्टीट्यूड के कारण से वहाँ पर किसी भी महीने में अभी भी जाएंगे अगर आप नैनीताल वगैरह, तो वहाँ पर ठंड लगेगी, आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। मैं जून में गया था तो उस दौरान में जैकेट पहन रहे थे वहाँ। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा किस में कम होती है? अभी तुरंत आपको करवाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? समुद्र से दूरी इसका कारण हो जाएगा, समुद्र से दूरी एक कारण हो जाएगा। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, सतलज और गंगा के मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होना चाहिए सबसे सटीक। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, इसमें कहा जा रहा है अमृतसर यहाँ है और शिमला यहाँ है, ये अक्षांश हो गया एक ही, लेकिन पूछा जा रहा है परंतु उनके जलवायु में भिन्नता किस कारण से रहता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? वही कारण, उनकी ऊंचाई में, उनका ऊंचाई तुंगता में अलग अलग है, शिमला ऊंचाई पर जबकि अमृतसर मैदानी भागों में आते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से कारण हैं? अभी मैंने आपको बताया था, 16 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून। मानसूनी वर्षा की विशेषता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है ना। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी मात्रा घटती जाती, मानसूनी वर्षा की मात्रा। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समान कैसे हो सकता है? 1, 2, 3 तो सही है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ, असमान वितरण है। असमान वितरण अगर नहीं होता तो बिहार में जितनी वर्षा होती उतनी ही वर्षा राजस्थान में भी होती, उतनी ही वर्षा तमिलनाडु में भी होती, उस सभी जगहों पर उतनी ही वर्षा होती। मानसून के विक्षेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? उत्तर भारत के मैदान में मानसून विक्षेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विक्षेद का प्रमुख कारण उच्च चक्रवातों का आना है, उष्ण चक्रवातों का आना। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तो यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ, असत्य पूछा गया है आपसे, दूसरा यहाँ पर असत्य दिया हुआ। 19 नंबर सवाल है कि मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वतन कहा जाता है।
लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी से अब लौट रही है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, लौटते हुए मानसून यहाँ से यहाँ से आर्द्रता उठाएंगे और सारा तमिलनाडु में वर्षा करवाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी से जल उठाती हैं, न कि अरब सागर से। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। देखिए भारत का मैप बनाइए, ये तमिलनाडु है। अब मानसूनी पवनें भारत से लौट रही हैं, तो इस प्रकार से लौटेंगी। कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ जाएंगी और मुड़ते हुए बंगाल की खाड़ी से जल का आर्द्रता वो ग्रहण करेंगी हवाएं। और चूंकि ये शुष्क हवाएं चल रही हैं अब, तो ये आर्द्रता समुद्र से ग्रहण करने के पश्चात तमिलनाडु में जाकर के भीषण वर्षा करवाएंगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है बंधुओं कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वतन का प्रमुख कारण क्या है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, सूर्य का दक्षिणायन होना। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाने लग जाता है तो ITCZ ये भी दक्षिण की ओर चला जाता है, जो एक लो प्रेशर बेल्ट होता है, और इसके दक्षिण जाने से मानसून की पवनें भी दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे अब ऑस्ट्रेलिया में बारिश शुरू हो जाएगी। अगले चैप्टर पर चलते। अगला चैप्टर जो है वो देखिए कौन सा है, मृदा होगा शायद। मृदा से जुड़े हुए सवाल 17-18 कड़ी में सवाल हैं, जल्दी से इसका भी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। भारत में काली कपासी मृदा की रचना नेम से किसके अपक्षयन से हुई है। तो ग्रेनाइट और सिल्ट के विद्री फिशर ज्वालामुखी चट्टानों से हुई है। प्राइमरी चट्टानें, आग्नेयी चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें जो हैं, जब उनका समय के साथ में टूटती हैं और अपरदन होता है तो धीरे धीरे चट्टानें मिट्टी में बदलती हैं, तो ये काली मिट्टी की रचना होती है। काली मिट्टी, काली कपास की मृदा भी इसको कहा जाता है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जलधारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है, यानी कि उनमें सैलिनेशन आ सकता है, सॉल्ट आ सकता है क्या, अगर आप ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 यहाँ पर सही है, पहला दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से पहला दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। गंधक चक्र में सल्फर साइकिल में मृदा की भूमिका होती है। सल्फर साइकिल आई होप आपने पढ़ा होगा, फॉस्फोरस और सल्फर का साइकिल पढ़ना होता है, कार्बन नाइट्रोजन इनका भी साइकिल पढ़ना होता है। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इनकी जलधारण क्षमता को प्रबल रूप से बढ़ाता है, न कि कम करता है। यहाँ पर कम करता दिया हुआ है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, तीसरा सवाल है, इसको हल करिए, आसानी से हल हो जाएगा। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना। कृषि योग्य क्षेत्रों का कैसे विस्तार किया जा सकता है, आपका जो खेत है उसी खेत का हमें मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानना और ये देखना कि इस मिट्टी में कौन सा उर्वरक डालना है और कौन सा उर्वरक नहीं डालना है। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। अब हमें तीसरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि तीसरा गारंटेड सही है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में लिखा हुआ कोई भी आंसर हो तीसरा तो सही होगा ही। दूसरे का जरा हम पढ़ लेते हैं कि दूसरा क्या लिखा हुआ है भाई। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना है। बैंकों को समर्थ नहीं बनाना, किसानों को समर्थ बनाना है, न कि बैंकों को समर्थ बनाना था। तो दूसरा भी यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्न में से किनसे संबंधित है। वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। मृदा अपक्षय यानी कि मृदा का ह्रास जो हो रहा है उसकी समस्या किस किस से संबंधित है, कौन कौन से उससे डायरेक्टली यहाँ पर रिलेटेड हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन इनमें से सबसे बड़ा है। वेदिका कृषि कारण से मृदा का क्षरण रुकता है, ये पहाड़ी भागों में किया जाता है मृदा के क्षरण रोकने के लिए। और उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण से मृदा का क्षरण नहीं होता है, बल्कि अवैज्ञानिक तरीके से मृदा के उपयोग से मृदा का क्षरण होता है। तो पहला काट देंगे, पहला भी काट देते अगर आप। वेदिका फार्मिंग ये पहाड़ों में किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेती बना करके वहाँ पर की जाती है ताकि आसानी से हो सके और मृदा का क्षरण ना हो, मृदा बहते हुए दूर तक ना चली जाए। तो इसका आंसर ए, इसका आंसर 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। भू संरक्षण की परिरेख बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। 5 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। परिरेख बंधन विधि वही है जो ऊपर दिया हुआ था।
पहाड़ी भागों में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। भारत की लेटराइट मृदाओं के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? वे साधारण लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। छठा नंबर सवाल है, और उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोक और काजू की अच्छी उपज होती है। सही पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित कथनों से लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो जहाँ पर भी लेटराइट मृदा है वहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये ज़रूर याद रखिएगा। रेनफॉल भी ज़्यादा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा आती है, ये ज़रूर याद रखिएगा, वहीं पर लेटराइट मृदा होती है। अगला है कि इस मिट्टी में लौह अयस्क एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। कैश क्रॉप का इसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में सही नहीं पूछा गया है, रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी के धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, यहाँ पर लिखा है पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं, यह हमारे भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर में पाई जाती है मृदा भारत में। करेबास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ पर? तो 10 का आंसर हो जाएगा, 1 कश्मीर हिमालय में ये पाई जाती है। निम्न से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा, इनमें से आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो 12 के आंसर पर अगर हम चलेंगे तो इसका आंसर सी हो जाए। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं बल्कि कम होती है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके कारण से सी गलत हो जाएगा। मृदा की लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होती है। संचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर भूमि है उस पर मिट्टी बिछ जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। यह कुछ मृदाओं को अपरागम्य बना देता है, जिससे मृदाओं के नीचे पानी नहीं जा पाता है। अब नीचे पानी नहीं जाएगा नमक के कारण, तो क्या हो जाएगा? नीचे मृदा बंजर हो जाती है। सैलिनेशन के कारण से मृदा बंजर हो जाती है। जैसे अगर नहरों से लगातार सिंचाई किया जाए, जो बिहार में देखा जा रहा है, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है बिहार में कई सारे इलाकों में, तो धीरे धीरे करके मृदा लवणीय हो जाएगी और मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी। इसीलिए बारिश के पानी जो होता है ये सबसे उपयुक्त पानी होता है सिंचाई के लिए। लवणीय मृदा सिंचाई के लिए सही नहीं होती, नहरों की पानी सही नहीं होती है सिंचाई के लिए, इससे फर्टाइल जो है भूमि वह खराब हो सकता है। लॉन्ग टर्म में कोई एक बार 2 बार करने से नहीं होता। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यवर्तन, फसलों का हेराफेर, बालू की बार, वेदिका निर्माण और वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के उपयुक्त में से कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के इस प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र के उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखराल लेटराइट प्रकार की है। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा कि भाई पहला तो सही है किंतु आर गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, बोड़ा। लोबिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है किस चीज़ की? वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे कीड़े मकोड़ों को खा करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो जीवों का आहार बनाते हैं, उनको खाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आज मैंने इतना तक करवा दिया है आपको। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।